हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी जनरल बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि हम लोग माइक्रोबायोलॉजी शुरू करने लगे हैं। माइक्रोबायोलॉजी हम लोग जनरल पैथोलॉजी के साथ कवर करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप पैथोलॉजी में सिर्फ जनरल पैथोलॉजी पढ़ लें और आपका पेपर पास हो जाए। आपको माइक्रोबायोलॉजी करनी ही पड़ती है क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज़्यादा नंबर कैरी करती है। सबसे पहले इसमें हमारे पास जनरल बैक्टीरियोलॉजी है जिसको हम लोग देखेंगे। जनरल बैक्टीरियोलॉजी असल में बेसिक बैक्टीरियोलॉजी का मॉड्यूल है और इसमें से अगर टॉस को फॉलो किया जाए तो एक क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, इसमें 13 चैप्टर्स हैं और हमने 13 चैप्टर्स जो हैं वो इस वीडियो में देखने की उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में जो चीज़ें आपने कवर करनी है दैट इज टेबल 1.3 प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस एज अ वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। फिर कंपैरिजन है कुछ मेडिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स में। इसमें वायरस बैक्टीरिया का जो कंपैरिजन है वो एज अ यूक्यू पास्ट में आ चुका है। अदर देन दैट आपने फंजाई और पैरासाइट्स के साथ भी इन सबका डिफरेंस जो है वो एक दफ़ा लाजमी जो है वो देख लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 2। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें आपने पहला पैराग्राफ रीड कर लेना है। इसके लास्ट पैराग्राफ में आपको जो है वो 2-3 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज माइकोप्लाज्मा, उसका साइज कौन से वायरस के साथ मैच करता है दैट इज पोक्स वायरस एंड दैट पोक्स वायरस इज द लार्जेस्ट वायरस। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर। इसमें आपको जैसे कि अभी हम लोग शेप एंड साइज वाले की बात करे थे तो साथ ही आप फिगर 2.1 भी देख लें। इसमें बैक्टीरिया मोर्फोलॉजी दी हुई है। ये जो डायग्राम है आपने अच्छे से करनी है क्योंकि ये यूक्यू में पूछी जा चुकी है। फिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की तरफ आते हैं। इसमें सेल वॉल है। पहली लाइन में ही आपको एमसीक्यू मिल जाएगा कि हमारे पास जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनके पास एक आउटर ये सेल वॉल है, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है एक एक्सेप्शन है जिसके पास सेल वॉल नहीं है दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट बन जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस। आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। एट दी एंड आपको जो डिफरेंस आता होना चाहिए दैट इज़ दिस टेबल। अगर आप ये टेबल कर लेंगे तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूक्यू कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। आपने इस टेबल को एक दफ़ा लाजमी रीड दे लेना है। इसमें से एमसीक्यू आ जाता होता है, जैसे कि मीजोजोम का एमसीक्यू पास्ट में एज अ एमसीक्यू आया हुआ है प्रॉफ में। फिर उसके बाद यहाँ पे एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं, उनके बारे में बताया हुआ है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन सा होते हैं या कौन से होते हैं और इन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के अंदर कौन सी स्टेनिंग करवाते हैं और ये जेड स्टेनिंग ही क्यों लेते हैं। इनमें माइकोलिक एसिड होता है और ये वाले 2-4 पॉइंट्स तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जब आप पेप्टाइडोग्लाइकन की तरफ आते हैं तो बस इसमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका दूसरा नाम क्या है। एंड अदर देन दैट आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव में कितनी थिक होती है, लाइक थिक होती है या थिन होती है, या ग्राम नेगेटिव में थिक होती है या थिन होती है, इस तरह की चीज़ें। फिगर 2.4 इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही जो बैक्टीरियाज हैं उनकी डायग्राम बनी हुई है। तो अक्सर जब डिफरेंस आता है तो आपको ये डायग्राम भी साथ में बनानी पड़ती है, तो आपने डायग्राम देख लेनी है। उसके अलावा ये तीसरी जो है वो माइकोलिक एसिड यानी कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बारे में जो है वो बनाई हुई है। फिर आ जाते हैं ग्राम स्टेनिंग के ऊपर। ये आप प्रैक्टिकल्स में भी कवर करेंगे, जेड स्टेनिंग भी आप प्रैक्टिकल्स में कवर करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डाई किसकी कौन सी है, सेकेंडरी डाई कौन सी है और कौन सा मॉडरेंट यूज़ हो रहा है, कितने टाइम के साथ, कितना टाइम है हर इंटरवल में या हर स्टेप के अंदर और क्या सीक्वेंस है इन सारे स्टेप्स का। जेड एन स्टेनिंग जब आप कवर करेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ होगी जो क्वेश्चन अक्सर यूक्यू में पूछा जाता है जेड एन स्टेनिंग के साथ, दैट इज़ कि जेड एन स्टेनिंग में हीट क्यों रिक्वायर्ड है या जेड एन स्टेनिंग में हीट को एज अ मॉडरेंट क्यों यूज़ किया जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू और वाइवा क्वेश्चन है, आपने इसको कवर कर लेना है। टेबल 2.3 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इसके तीनों चीज़ें, नेम, इसका रीज़न, इसकी ऑल्टरनेटिव माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद लिपोपोलीसेक्राइड्स हैं, इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। इसको एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं। ये फीवर और शॉक के फीचर शो करता है, ये आगे आप चैप्टर 7 में भी देखेंगे। अदर देन दैट यहाँ पर आपने लिपोपोलीसेक्राइड के 3 डिस्टिंक्ट यूनिट्स जो है इनके नाम देख लेना है। टिकोइक एसिड की तरफ आए तो देखेंगे टिकोइक एसिड होता क्या है, किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, किस चीज़ का ये बना हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपने देख लेना है कि ये इन्फ्लेमेशन और सेप्टिक शॉक करवाता है, यानी कि अगर आपको सेप्टिक शॉक का सिनेरियो आए तो आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या लिपोटिकोइक एसिड या टिकोइक एसिड की तरफ जो है वो अपना थोड़ा सा ध्यान लेके जा सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में सिर्फ एक ही यूक्यू एमसीक्यू है, दैट इज ये वाली हाईलाइटेड लाइन कि हमारे पास जो माइकोप्लाज्मा है दैट इज एन एक्सेप्शन। कि माइकोप्लाज्मा के पास जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है वो स्टीरोल की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती है। ठीक हो गया, तो आपने ये वाला एक एमसीक्यू यहाँ से पिक कर लेना है। पीछे हम लोग इसके अलावा माइक्रोप्लाज्मा के 2 और एमसीक्यूज कर चुके हैं। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम से आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसका साइज क्या होता है और उसके सब यूनिट्स क्या होते हैं। ग्रेन्यूल्स के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरी की, कि उसके पास जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो मेटाक्रोमेटिक होते हैं और वो जो है वो हमारे पास
रेड कलर के शो होते हैं विद मिथाइलिन ब्लू इंस्टेड ऑफ ब्लू कलर। ठीक हो गया। उस पर न्यूक्लियोइड की तरफ आना है। एक न्यूक्लियोइड होता क्या है, आगे आ जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको प्लाज्मिड की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स में डिफरेंस, उसके बाद उसका फंक्शन के 6 पॉइंट सब कुछ आता होना चाहिए। ट्रांसपोजोन्स होते क्या हैं, इनको जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। उसके बाद इसकी 4 डोमेन्स होती हैं, यही 4 डोमेन्स इसके स्ट्रक्चर का पार्ट्स होती हैं, तो आपको ये आता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे फर्दर कैप्सूल पे। कैप्सूल होता क्या है, कैप्सूल के 4 फंक्शंस हैं, ये 4 फंक्शंस आपको आते होने चाहिए। और क्वेलिंग रिएक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू, आपको ये आता होना चाहिए। फ्लैजिला आपने रीड करना है, कर लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पिलाया आपने लाजमी रीड करना है क्योंकि पास्ट में एज अ यूक्यू आ चुका है। ग्लाइकोकैलक्स को भी एज एन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना हो तो कर लें। बैक्टीरियल स्पोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको रीड करना है। और ये यूक्यू आ चुके हैं तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसका टेबल 2.4 भी लाजमी करना है और यहाँ से ऑटोक्लेविंग जो है वो भी देख लेनी है। और एमसीक्यूज तो आपने कवर करने ही है साथ साथ। चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। चैप्टर 3 ग्रोथ का चैप्टर है। इसमें सबसे पहली चीज़ आपने जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम की डेफिनेशन करनी है। फिर यहाँ से आपको एमसीक्यू मिलेगा कि ई कोलाई का जनरेशन टाइम कितना है या डबलिंग टाइम कितना है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का डबलिंग टाइम कितना है, तो वो आपने देख लेना है। फिर आगे यहाँ पे आपको ग्रोथ कर्व दिख रही है, ग्रोथ कर्व आपने देख लेनी है और यहाँ से आपने उसकी डिटेल भी कर लेनी है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यू में ये क्योंकि और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक फेज़ है जिसके अंदर विग्रस मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है लेकिन सेल की डिवीजन नहीं हो रही है, ठीक है, माइटोसिस नहीं हो रही है, तो वो कौन सी फेज होगी, दैट इज़ लैग फेज। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने ये देख लेना है। फिर नेक्स्ट पेज पे जो है आपको पता होना चाहिए कि ऑब्लिगेट एरोब क्या होता है, उसकी आपको एग्जांपल आती नहीं चाहिए। फैकल्टेटिव एनारोब क्या होता है, ऑब्लिगेट एनारोब क्या होता है, और माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, आपको ये चीज़ आती होनी चाहिए। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ शुगर होती है। कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे पास माल्टोज लैक्टोज इस तरह की शुगर्स की प्रोडक्शन कर रहा हो, वो हम कहते हैं कि ये फर्मेंटेशन करता है। और आयरन मेटाबॉलिज्म अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एससीक्यू और वाइवा क्वेश्चन है, दैट इज साइडिरोफोर्स का, तो आपने वो लाजमी यहाँ से जो है वो देख लेना और एंड पे आपने इसके एससीक्यूज जो एमसीक्यूज जो है वो देख लेना है। जेनेटिक्स वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने म्यूटेशन है, म्यूटेशन वाला यूक्यू आया हुआ है, म्यूटेशन और उसकी टाइप्स आपने सारी म्यूटेशन अच्छे से देख लेनी है। फिर उसके बाद आपने आ जाना है ट्रांसफर ऑफ डीएनए विद इन द बैक्टीरियल सेल, जिसमें आपको सिर्फ इतना बताना चाहिए कि विद इन द बैक्टीरियल सेल कैसे ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजोन्स और विद द प्रोसीजर ऑफ प्रोग्राम रीअरेंजमेंट। ठीक हो गया। जो ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूक्यू है, इसमें फर्दर 3 चीज़ें आ जाती हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और आगे हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपने ये तीनों चीज़ें करनी है, इसको आपने पूरा रीड करना है, कॉन्जुगेशन को भी उसकी डायग्राम्स के साथ, ट्रांसडक्शन को भी और ट्रांसफॉर्मेशन को भी। टेबल 4.1 भी आपने अच्छे से करना है क्योंकि कंपैरिजन भी एज एन यूक्यू पूछा हुआ है। ट्रांसडक्शन में फर्दर आप देखोगे कि 2 चीज़ें आती हैं, एक जनरलाइज्ड फेज आती है, एक स्पेशलाइज्ड फेज आती है। जनरलाइज्ड को लिटिक फेज भी कहते हैं और स्पेशलाइज्ड को लाइसोजेनिक फेज भी कहते हैं, तो आपने ये चीज़ यहाँ से अच्छे से इसको रीड कर लेनी है, इसकी ये डायग्राम भी देख लेनी है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं, वो भी आपने यहाँ से रीड कर लेना है। रिकम्बिनेशन को आपने बस एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लेना है। चैप्टर 5 जो है वो हमारे पास, इस चैप्टर 5 में ये नहीं भी रीड करेंगे तो इट्स ओके, आपने सिर्फ ये वाला टेबल करना है। ये टेबल एमसीक्यू, एससीक्यू और वाइवा हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा में तो बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, तो आपने ये टेबल अच्छे से याद कर लेना है। फिर आ जाते हैं चैप्टर 6 पे, ये ह्यूमन माइक्रोबायोम का चैप्टर है, इसको नॉर्मल फ्लोरा भी कहते हैं। इसमें आपको नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन आती होनी चाहिए जो कि यूक्यू रह चुकी है। परमानेंट रेजिडेंट्स क्या होते हैं, कमेंसल्स क्या होते हैं। टेबल 6.1 आपको अच्छे से आता होना चाहिए, टेबल 6.2 आपको अच्छे से आता होना चाहिए। इसमें से एमसीक्यू और एससीक्यूज बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, लाइक पास्ट में क्यों आया हुआ है कि नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ओरोफेरिंग्स बताएं। ठीक हो गया। उसके अलावा डेंटल प्लेक में एमसीक्यू आ जाता है कि डेंटल प्लेक का कौन सा हमारे पास जो है वो नॉर्मल फ्लोरा है, नोज़ का नॉर्मल फ्लोरा कौन सा है, वजाइना का नॉर्मल फ्लोरा कौन सा है, ये वाली सारी चीज़ें। यहाँ पर एक और पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा क्वेश्चन एज एन एमसीक्यू या एससीक्यू, दैट इज़ कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस, जो बच्चे अक्सर स्किप कर जाते हैं, आपने इसको लाजमी देखना है। एट दी एंड आपने पल्स देख लेना, बाकी ये सारा रीड करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं चैप्टर 7 पे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनरल बैक्टीरियोलॉजी का। इस चैप्टर में आपको पैथोजेनेसिस की डेफिनेशन आती होनी चाहिए, पैथोजेनिसिटी की डेफिनेशन आती होनी चाहिए जो कि क्यू रह चुकी है। फिर यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं दैट आर नीडेड फॉर एन इन्फेक्शियस डिजीज टू अकर, वो आपको कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ये भी एक क्यू है। फिर यहाँ से आपको पता चलेगा अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन क्या होता है, वायरुलेंस की डेफिनेशन इज अ यूक्यू। फिर यहाँ से आपको एमसीक्यू मिलेगा कि शिगेला इज ज़्यादा वायरुलेंट एज कम्पेयर टू साल्मोनेला। ठीक है। फिर ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स की आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, यहाँ से आपने वो देख लेनी है।
फिर आ जाए स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस पे सीधा, ठीक है। स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस जो है ये क्यू और इसकी 7 स्टेजेस हैं और आपको एज इट इज़ आती होनी चाहिए। फिर आगे आ जाते हैं ट्रांसमिशन पे। ट्रांसमिशन में आपने ये टेबल कर लेना है इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन के पैराग्राफ में से सिर्फ जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ ये कि फोमाइट क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन क्या होती है, आपको इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। आपने टेबल 7.1 करना है, टेबल 7.2 कर लेना है, ठीक है। टेबल 7.3 रीड करना हुआ, इसमें से ना सिर्फ 2-2 3-3 बैक्टीरिया वाले उठा लें, ठीक हो गया। बाकी ये जो वाटर बॉर्न ये वाले सारे हैं, ये आप जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे ना पूरी माइक्रोबायोलॉजी, तो वो खुद ब खुद ही कवर होने लग जाएंगे। तो इसलिए इनको अगर आप अभी स्किप भी करें तो इतनी टेंशन ना लें, पूरी स्पेशल पढ़ने के बाद, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के बाद आपको ये सारे टेबल्स जो हैं वो खुद ब खुद ही कुछ ना कुछ याद रहेंगे। फिर आगे आ जाते हैं इन्वेजन इन्फ्लेमेशन। इसमें यहाँ पर आपको ये तीनों जो है इन्वेजिव बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स हैं उनके तीनों के नाम आते होने चाहिए। उसके अलावा ये वाले 2 पॉइंट्स कर लेने हैं। टेबल 7.8 MCQ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये टेबल आता होना चाहिए, आपने ये टेबल करना है। फिर उसके बाद यहाँ आगे इन्फ्लेमेशन की 2 टाइप्स होती हैं, पायोजेनिक एंड ग्रैनुलोमेटस, उसका डिफरेंस लिखा हुआ है वो देख लें। इंट्रासेलुलर सर्वाइवल है, ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन फंगस है, ये वाली चीज़ें थोड़ी बहुत हैं, ये देख लेनी है आपने। फिर यहाँ पर सूडो मेम्ब्रेन के बारे में MCQ बन जाता है कि सूडो मेम्ब्रेन होती क्या है, कौन से ऑर्गेनिजम्स कॉज करवाते हैं। फिर आ जाए टॉक्सिन प्रोडक्शन पे। एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन दोनों का डिफरेंस ऑन फिंगर टिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर और ये यूक्यू भी है। फिर एज अ यूक्यू एक और क्वेश्चन आया हुआ है एक्सोटॉक्सिन रिलेटेड कि एक्सोटॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेस कौन सी होती हैं, तो दैट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्टेफिलोकोकस की वजह से जो फूड पॉइजनिंग होती है वो, और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं जो हमारे पास एक्सोटॉक्सिन की वजह से होती हैं। फिर एक्सोटॉक्सिन एक्ट कैसे करता है, एक्सोटॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन, ये वाला टेबल है, टेबल 7.11। इसके 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स आपने देख लेने हैं। और फिर इसमें से एडीपी राइबोसाइलेशन कैसे एक्ट करती है वो आपको फिगर 7.1 से पता चल जाएगा। फिगर टेबल 7.12 भी आपने जो है वो देख लेना है कि एक्सोटॉक्सिन्स, ऐसे कौन से एक्सोटॉक्सिन्स हैं जो हमारे पास जो है इंट्रासेलुलर CMP के लेवल को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक हो गया। फिर आपने यहाँ से आगे आना है सीधा एंडोटॉक्सिन पे। एंडोटॉक्सिन में फिगर 7.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन फिंगर टिप्स होनी चाहिए। उसके बाद आपने टेबल 7.14 देख लेना है, टेबल 7.15 देख लेना है। नेक्स्ट आप लोगों ने जो चीज़ देखनी है दैट इज टिपिकल स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, और इसी की आगे जो फिगर है वो फिगर 7.5 है। और आपने इसको जो पीछे हम लोगों ने पैथोजेनेसिस की स्टेजेस पढ़ी हैं उनसे बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। और अगली चीज़ है यूक्यू है, दैट इज पोस्टुलेट, ये आपको अच्छे से आता होना चाहिए। एंड पे आपने इसके पल्स देख लेने हैं। फिर आता है चैप्टर 8। होस्ट डिफेंस का चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जनरल बैक्टीरियोलॉजी में, क्योंकि आगे जाके हम लोगों ने जो है वो इम्यूनोलॉजी को टॉपिक को अलहदा से पढ़ना है। उसके आगे बहुत सारे चैप्टर्स में छोटा छोटा करके उसको डिवाइड करके पढ़ना है, तो वहाँ पे आप डिटेल में इम्यूनिटी पढ़ लेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ नहीं भी सही से समझ आ रही तो आपको आगे जाके बाद में समझ आ जाएगी। इसमें असल में है क्या, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। इनेट इम्यूनिटी में फर्दर जो 3 डिफेंसेस की लाइन है, फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस, थर्ड लाइन डिफेंस, वो बताया हुआ है। फिर उसके बाद आगे उन्होंने जो है वो जो आपने चीज़ करनी है इस चैप्टर में से, या तो आपने इस चैप्टर को रीड करना है तो कर लें, ठीक है। मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करती इस चैप्टर को रीड करना, आपने बहुत कुछ करना है इस चैप्टर में से, तो आप टेबल 8.1 देख लें, ठीक है। उसके अलावा आपने कुछ देखना है तो टेबल 8.2 देख लें। बाकी आप सिर्फ इस चैप्टर के पर्ल्स पढ़ना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस वाला चैप्टर भी काइंड ऑफ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सेंसिटिविटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होती है और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर टेबल 9.1 इज़ अ यूक्यू, आपको ये टेबल आता होना चाहिए, इसके 5 पॉइंट्स हैं। फिर टेबल 9.2 इज़ अ यूक्यू, इज़ अ MCQ टेबल और वाइवा के लिहाज से टेबल, ये हर लिहाज से टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये टेबल फिंगर टिप्स पे आता होना चाहिए, आपने टेबल अच्छे से कर लेना है, ये सारा रीड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाए टेबल 9.3 पे। टेबल 9.3 इज़ अ यूक्यू, इसके 3 पॉइंट्स हैं, इसमें आपको MCQ पॉइंट भी मिलेगा बीच में, दैट इज़ दिस कि अगर एक्यूट इन्फेक्शन हो तो आपको IgM एंटीबॉडी ज़्यादा मिलती है, अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो तो आपको IgG एंटीबॉडी ज़्यादा मिलती है। तो दिस इज़ एन MCQ पॉइंट जो कि आपने यहाँ से पिक करना है। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है, एलाइजा क्या होता है, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, एक दफ़ा यहाँ से रीड कर ले, बाकी इसकी डिटेल हम लोग बाद में जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो तब पढ़ लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद PCR क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, नाथ क्या होता है, ये वाली छोटी छोटी चीज़ें जो आपने देखनी है एट दी एंड आपने इसके MCQs जो है वो देख लेने, और पर्ल्स लाजमी पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 10 की तरफ आते हैं। जो चैप्टर 10 है इसमें आपने जो चीज़ करनी है दैट इज़ टेबल 10.1, ठीक है। टेबल 10.1 ड्रग स्टीवर्डशिप, ये अक्सर ही SCQ में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होती हैं, नैरो स्पेक्ट्रम क्या होती हैं, बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स क्या होती हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक हो गया। ये वाली छोटी छोटी चीज़ें। टेबल 10.2
टेबल 10.2 इज़ अ यूक्यू, आपने ये लाजमी अच्छे से कर लेना है। वैसे हम लोग ये फार्मा में भी कवर करते हैं जब कीमो पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ से लाजमी एक दफ़ा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये यूक्यू आया हुआ है। उसके बाद ये अंदर से आपने चैप्टर की डिटेल पढ़नी है तो पढ़ लें, नहीं तो नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि फार्मा में आप ये इतनी डिटेल में कवर करेंगे कि आप एंड पे इस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो चीज़ यहाँ से देखनी है, ये सारा ना रीड करें, आप देखें टेबल 10.6, आपने टेबल 10.6 करना है। ठीक है, और उसके अलावा ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सारा कुछ फार्मा में कवर हो जाता है जब कीमो पढ़ते हैं कि ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है कौन से क्लोरमफेनिकोल की वजह से। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये टेबल 10.8, दिस इज़ अ यूक्यू, ये आपने अच्छे से करना है। फिगर 10.10 आपने ये अच्छे से करनी है क्योंकि ये भी यूक्यू है। उसके बाद कीमो प्रोफाइलैक्सिस क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए, और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। इस चैप्टर में बस ये कर लें और एट दी एंड पर्ल्स पढ़ लें, काफ़ी है। चैप्टर 11 की तरफ आते हैं। टेबल आपने 11.1 ऑन फिंगर टिप्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, आपने ये लाजमी करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जेनेटिक बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस आपको आती होनी चाहिए, इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों आते होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ है वो है फिर स्पेसिफिक आ जाती है, इसको आप नहीं भी रीड करते हैं तो ठीक है। नॉन जेनेटिक बेसिस हैं, इसके 5 पॉइंट्स हैं, आपको ये 5 पॉइंट्स आते होने चाहिए, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद MIC क्या होते हैं, मिनिमल इनहिबिटरी कंसनट्रेशन, इसके बारे में पता होना चाहिए। एंटीबायोग्राम को एक दफ़ा रीड दे लें, डेफिनेशन आती होनी चाहिए इन शॉर्ट। फिर मिनिमल बैक्टीरियसिडल कंसनट्रेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लें। सिनर्जिस्टिक क्या होता है, एंटागोनिस्टिक क्या होता है, बस ये देख लें, और एट दी एंड इसके पर्ल्स रीड कर लीजिएगा, बाकी चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं चैप्टर 12 पे, बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैं। इसमें आपने जो चीज़ देखनी है दैट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी में फर्दर आपने देख लेना है कि अगर हमारे पास पहली जो है वो कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है तो उसकी सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के नाम याद कर लें। ये कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ सकता है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की वैक्सीन आ सकती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की आ सकती है, टॉक्साइड में डिप्थीरिया की आ सकती है, टेटनी की आ सकती है, बर्टूसिस की आ सकती है। प्योरीफाइड प्रोटीन वैक्सीन, इन सब के सिर्फ आपने नाम याद कर लेने, अंदर से डिटेल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उसको रीड करने की जरूरत है। पैसिव इम्यूनिटी में देख लें कौन सी होती है, पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, उसके अंदर आपको कौन सा मिल जाता है, और MCQs देख लेने आपने। फिर आ जाते हैं लास्ट चैप्टर ऑफ जनरल बैक्टीरियोलॉजी के ऊपर, दैट इज स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, डिसइंफेक्शनिंग क्या होती है, ठीक है, उसके बाद एसेप्सिस क्या होती है, ठीक है, एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, ठीक हो गया। ये वाली सारी चीज़ें आपको आती होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपने यहाँ से देखनी है दैट इज टेबल 13.2, ये बहुत ही ज़्यादा MCQ में पूछा जाता है। आपने इस टेबल को ना कोशिश करने की याद हो जाए, ये एकदम से याद नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, लेकिन आपने ये टेबल लाजमी करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा MCQ में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने केमिकल एजेंट्स पे आना है, इनके आपको नाम का पता होना चाहिए। इसमें से अल्कोहल को आपने अच्छे से देख लेना है क्योंकि वो UQ में पूछा जा चुका है। उसके बाद आयोडीन का भी UQ आया हुआ है, हैवी मेटल्स का भी UQ आया हुआ है, इथाइलिन ऑक्साइड का भी UQ आया हुआ है, तो आपने एक दफ़ा इनको रीड लाजमी देना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर फिजिकल एजेंट्स की तरफ आते हैं। फिजिकल एजेंट्स में हीट में आपको ऑटोक्लेविंग मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोक्लेविंग आपको पता होना चाहिए क्या होती है, ठीक है, ये मॉइस्ट हीट का प्रोसीजर है। उसके बाद ड्राई हीट होती है, ड्राई हीट में कौन सा होता है, हॉट एयर ओवन होता है, ठीक हो गया। पेस्चराइजेशन क्या होती है, ठीक हो गया। फ्लैश पेस्चराइजेशन क्या होती है, इसका टेम्परेचर क्या है, टाइम क्या है, वो सारा कुछ ओके हो गया। फिल्ट्रेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हमारे पास फिल्टर इज कम्पोज ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, दिस इज एन MCQ, आपने ये यहाँ से देख लेना है, और इसके आपने यहाँ से MCQ देख लेने और कोशिश करनी है कि ये वाला टेबल याद हो जाए, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारी जनरल बैक्टीरियोलॉजी जो है वो कवर हो जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अदर देन दैट अगर आपको कोई और टॉपिक है जिसकी मार्किंग्स लेनी है या जिसकी कोई वीडियो बनानी है जो समझ नहीं आ रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।